Earlier this Friday, the federal government announced its FY27 budget. पाकिस्तान की बिजनेस और इकोनॉमिक स्टोरी टेलिंग में उसका सबसे बड़ा सबसे अहम दिन होता है ये बजट जो होता है एक पूरी इकोनॉमी है, वो पूरा मुल्क है जिसमें सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर है एंड इंडस्ट्री है, और जो हुकूमत है वो इस इकोनॉमी को और इस मुल्क को मैनेज करती है। तो अब तो पिछले काफ़ी सालों से हुकूमत बस उस बजट को मुश्किल से मैनेज ही कर रही है, और करंट माली साल है इसकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ बताई गई है दैट इज अबाउट 3.7%। Hello everyone, this is Mutar Khan. I'm the co-founder of Data Darbar, the consulting editor at Pakistan Accounting, and also the head of Insight Lab at KSBL. I have with me Junaid Iqbal, who's the founder of Caravan Media and previously was the MD of Kareem in Pakistan. Earlier this Friday, the federal government announced its FY27 budget. जनरली पाकिस्तान की बिजनेस और इकोनॉमिक स्टोरी टेलिंग में उसका सबसे बड़ा सबसे अहम दिन होता है ये। सारे अखबार, सारे ब्रोकरेज हाउसेस, सारे रिसर्च डेस्क मसरूफ़ होती हैं, पूरी रात लगा रही होती हैं टू पुट आउट इंफॉर्मेशन। एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। तो आज हमारा यही इरादा है कि हम कोशिश करें कि आपको बजट सबसे आसान अल्फाज में समझा सकें और उसकी सबसे अहम पहलुओं पे रोशनी डाल सकें। तो जुनैद, गुड टू हैव यू on this episode of Budget Explainer and continuing this for the second year. So let's start with the federal budget. Let's start with the high level overview. So this year what they have proposed is the 27 fiscal 27's growth is projected to be 4%, which is a slight increase compared to the actual growth rate they are targeting for this year. Where is this coming from? Let's talk about this. जी बिल्कुल, थैंक यू मुदाहिर। जो ये करंट माली साल है फिस्कल ईयर 25-26, इसकी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक बताई गई है दैट इज़ अबाउट 3.7%, एंड इसमें से तकरीबन जो एग्रीकल्चर है उसकी 2.9% ग्रोथ रही है, सर्विसेज सेक्टर की अबाउट 4.09% एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की 3.5%। सो ये क्यूमुलेटिवली आकर 3.7% पर लैंड की है। एंड इसके साथ जो अगले साल का बजट टारगेट रखा गया है, वो ग्रोथ टारगेट रखा गया है, वो 4% रखा गया है। सो दिस इज मार्जिनली हायर देन दिस ईयर। सो अभी भी ना बजट जो होता है एक पूरी इकोनॉमी है, वो पूरा मुल्क है जिसमें सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर है और एंड इंडस्ट्री है, और जो हुकूमत है वो इस इकोनॉमी को और इस मुल्क को मैनेज करती है। इस मुल्क को मैनेज करने के लिए वो मुल्क से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, टैक्सेस की मद में और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ की मद में, और फिर वो इस मुल्क पर खर्चा करती है। वो खर्चे कुछ उनके इंटरेस्ट पे चले जाते हैं और फिर कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो अब तो पिछले काफ़ी सालों से हुकूमत बस उस बजट को मुश्किल से मैनेज ही कर रही है, और उसके पास इतनी सरप्लस मौजूद ही नहीं रहे कि वो उसको सही मानों में ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सके। सो ये भी एक स्टेबिलिटी का ही साल चलेगा। तो वुड लव फॉर यू टू ब्रेक डाउन ताहिर, जो तकरीबन 27 ट्रिलियन का बजट प्रपोज किया गया है। तो हाँ, सो अगर हम लोग बजट को समझना शुरू करें सबसे मोटा मोटा उसमें होता क्या है, राइट? हम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स, राइट? जो फेडरल गवर्नमेंट बजट प्रपोज कर रही होती है, हमारा नंबर 27 ट्रिलियन है, मगर वो ग्रॉस बेसिस पे है। इसका मतलब है कि हमने प्रोविंशियल हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो प्रोविंशियल के हिसाब से को शामिल करके बात कर रहे हैं। तो होता है कि हुकूमत या तो एफबीआर से कलेक्ट कर रही होती है, जो कि इस साल वो एक्सपेक्ट करती है कि कोई 15.25 ट्रिलियन जो है एफबीआर कलेक्ट करेगा। उसके अलावा कोई 5.3 ट्रिलियन जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा, जिसमें स्टेट बैंक का प्रॉफिट शामिल होता है, जिसमें आपके पास पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो कि आजकल काफ़ी अहम मौजूद और फिर प्रोविंशियल सरप्लस प्रोविंसेस से कुछ पैसे वापस लेते हैं। अगेन वेरी रेलेवेंट, विल कम टू इसके बाद आते हैं। और जो बकाया बचता है वो आपका
डेफिसिट है बजट का, जो कि हुकूमत बोरो कर रही होती है बुनियादी तौर पे। तो दिस इज द रिसोर्सेज साइड। रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक आंसर है रिसोर्सेज का। तो ये मैं थोड़ी सी इसकी की वजाहत कर दूं। और फिर अगर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं तो वहां पे हमारे पास बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर की। जो नेट बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो कोई 18.8 ट्रिलियन का नेट बेसिस पे एक्सपेंडिचर है। अगर हम उसको ग्रॉसिंग की बेसिस पे देखें तो वो कोई 27.6 ट्रिलियन का है, जिसमें पिछले काफ़ी अरसे से बहुत बड़ा शेयर करंट एक्सपेंडिचर का तो तकरीबन 75% एक पॉइंट तक चला गया था। जो इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो सूद दे रहे होते हैं, जो हमने पाकिस्तान ने जो कर्ज लिए हुए हैं उसके ऊपर जो सूद जा रहा होता है, वो तकरीबन एक पॉइंट पे 75% पहुंच गया था। अब वो थोड़ी सी उसमें कमी आना शुरू हुई है। वो कोई इस साल यानी कि अगले मालियाती साल में 8 ट्रिलियन के आसपास जाता है। उसके अलावा फिर इस दफ़ा इन्होंने एलोकेशन की है डिफेंस की, जो कि 3 ट्रिलियन है। पेंशन का बिल भी बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर सिविलियन अलग होता है कोई, और डिफेंस का कोई 750 अरब के इर्द गिर्द बनता है। उसके अलावा फिर रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट की जो सैलरीज हैं, मोस्टली छोटे मोटे ओवरहेड्स, वो मिला के कोई 1 ट्रिलियन बनता है, 1.1 ट्रिलियन। सब्सिडीज भी 1.1 ट्रिलियन के आसपास ही बनती हैं। फिर ये ग्रांट्स हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, हम उन पर आते हैं। प्रोविंशियल शेयर, क्योंकि हम ग्रॉस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्रोविंशियल शेयर कोई 8.9 ट्रिलियन का है, जो कि फेडरल डिविजिबल पूल से निकलता है। यानी कि इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं शामिल होता अगर हम बहुत ही हाई लेवल पे बात करें। और आखिर में हमारे पास आती है डेवलपमेंट स्पेंडिंग, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन उसको लार्जली आप एक प्रॉक्सी ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए, फेडरल पीएसडीपी को। तो मोटा मोटा ये है। बट जुनैद, अगर आप इसके ऊपर पिछले सालों से इसका मवाजना करें तो किस तरीके से दिखता है आपको? क्या बदला है, बजट क्या नहीं? इसको टू मेक इट सिंपल, ऑफ कोर्स ये 27 ट्रिलियन का जब हम नंबर लेते हैं, इट इज हार्ड टू रैप दीज नंबर्स अराउंड आवर हेड। तो हमने हमेशा पाकिस्तान अकाउंटिंग में जब बजट को प्रेजेंट किया है तो हम उसको ब्रेकअप करते हैं कि लेट्स से अज्यूमिंग के रिसोर्सेज भी 100 रुपए के हैं एंड ऑफ कोर्स फिर एक्सपेंडिचर भी 100 रुपए का है। और हमने इसको पिछले कई सालों का जो बजट है उसको इसी तरह 100 रुपए के हिसाब से समझ लें परसेंटेजेस टर्म में ब्रेक किया है। तो अगर आप देखें कि FY23 में अगर हुकूमत के रिसोर्सेज 100 रुपए के थे तो उसमें से सिर्फ 46 रुपए गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू में कलेक्ट करी थी और बजट डेफिसिट तकरीबन 41 रुपए का था अगर उस 100 रुपए में से देखें। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो टैक्स रेवेन्यू है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट इटसेल्फ वो बढ़ता जा रहा है। और जो इस साल माली साल जो इस वक्त जारी है 9 महीने के एक्चुअल्स को लेकर अगर हम प्रोजेक्ट करें तो तकरीबन 55 रुपए 100 में से टैक्स की मद में वसूल होंगे और 21 रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू और प्रोविंशियल सरप्लस 5.9 एंड जो डेफिसिट है वो गिरकर 16.3 पर आ गया। एंड ये जो प्रोजेक्टेड अगले साल का बजट है जो कि पिछले इसी हफ्ते गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है उसमें भी तकरीबन 55 टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 19 है। एंड देन जो डेफिसिट है वो थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले में बढ़ाकर बताया गया है 18.9। सो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें रिसोर्स साइड पर, सो अगर हुकूमत 100 रुपए के रिसोर्सेस हासिल करती है और 100 रुपए खर्च करती है तो 100 रुपए में से अब से कुछ साल पहले तक तकरीबन 46 रुपए टैक्स के जरिए आते थे, अब 55 रुपए टैक्स के जरिए आ रहे हैं। तो टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है। इसी तरह जो डेट सर्विसिंग है उसका जो पोर्शन है आउट ऑफ द टोटल बजट एज अ परसेंटेज वो कम होता जा रहा है। 2023 में वो 36 के करीब था, वो गिरकर तकरीबन 29 पर आ गया है। नाउ डिफेंस का नंबर जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ऑफ कोर्स बढ़ा है, लेकिन अगर आप उसको एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल बजट देखें तो वो रफली स्टेबल चल रहा है। एंड इन अ वे अगर आप इफेक्टिव नेट ऑफ इन्फ्लेशन टर्म्स में इसको समझें ओवर द इयर्स तो डिफेंस इज प्रीटी मच रिमेन्ड लिटिल स्टेबल। पेंशन्स भी रफली एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट सेम रही हैं। सिमिलरली सिविलियन गवर्नमेंट की जो सैलरीज वगैरह हैं
सब्सिडीज में रिडक्शन आई है, और इस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे कि कुछ जनरली कट किया गया है सब्सिडीज को, और कुछ जो है उसके मैकेनिज्म को आगे जाके इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो सब्सिडीज हैं वो प्राइमरीली इनडायरेक्टली दी जाती हैं, कि लेट्स से तेल की कीमत को सस्ता कर दिया उन्होंने बैन अवी मार्केट के मुकाबले में, और सबको सब्सिडी दे दी, तो जो प्राडो वाला है उसको ज़्यादा फायदा हो गया, जो मोटरसाइकिल वाला है उसको कम फायदा हुआ। तो अब सब्सिडीज को थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया जा रहा है, तो उसमें रफली उसका जो परसेंटेज है वो ड्रॉप हुआ है, ग्रांट्स रफली सिमिलर, प्रोविंशियल शेयर्स इज इन लाइन विद व्हाट वाज हैपनिंग। बट अगर हम ओवरऑल बजट का ब्रेकअप देखें तो इसमें ऑन अ हाई लेवल आर टैक्स कलेक्शन is going up as a percentage of total budget. Our debt servicing is going down as a percentage of the total budget, and subsidies are also going down and becoming more targeted. But इसके साथ ही I think it would be useful कि जो high level इस budget की कुछ takeaways हैं मुताहिर, if you could walk us through those. बिल्कुल। तो अगर हम शुरू करते हैं एफबीआर से, आई मीन रिसोर्सेज सबसे अहम इसका आई मीन हाईली कवर्ड एज वेल मीडिया, हाईली क्रिटिसाइज्ड। तो इस दफ़ा कोई तकरीबन 15 सवा 15 ट्रिलियन का टारगेट रखा है इन लोगों ने, जो कि पिछले साल के मुकाबले में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के मुकाबले में फ़र्क हो जाता है। अगर मगर ये बजटेड एस्टिमेट्स के हिसाब से तकरीबन 18% बढ़ के कोई 15 पॉइंट्स, सॉरी रिवाइज्ड के हिसाब से 15 पॉइंट्स बढ़ के 15.26 ट्रिलियन हो जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन दी अदर हैंड इज ग्रोइंग स्लाइटली फास्टर, एक्सपेक्टेड बेसिस पे 20 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और इसका कोई जो मैंने पहले कह रहा था कि 18.9 ट्रिलियन, 18.8 ट्रिलियन ये तकरीबन एक्सपेंडिचर है नेट बेसिस पे। इसमें से फेडरल पीएसडीपी सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रिलियन है, जो कि अगर हम रियल टर्म्स पे देखें तो वो काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको शायद याद हो कि 2018 के अंदर पहली दफ़ा 1 ट्रिलियन के फेडरल पीएसडीपी का वादा किया था, और वो वक्त के साथ साथ फिर कटना शुरू हो जाता है। तो इस दफ़ा उन्होंने पिछले साल के फेडरल पीएसडीपी यानी कि फिस्कल 26 के फेडरल पीएसडीपी के बराबर ही रखा है। मगर हमने जो पिछले कई सालों में देखा है कि फेडरल पीएसडीपी सबसे पहला लाइन आइटम होता है जिससे वो अगर कोई भी तब्दीलियां करनी होती हैं, कोई सब्सिडी निकालनी होती है, तो यहाँ से वो निकालते हैं। उसके अलावा इस दफ़ा इन्होंने प्राइवेटाइजेशन एजेंडा को पुश करने के लिए जो बात कर रहे हैं वो फेस्को, गेस्को और आइस्को को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। डिफेंस का जैसे जुनैद ने भी जिक्र किया कि 3 ट्रिलियन पे आ गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में कोई 16% ज़्यादा है। गवर्नमेंट सैलरीज का भी इन्होंने 7% के इजाफे की बात की है, जबकि पावर सब्सिडीज, जो कि सब्सिडी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है, 1.1 ट्रिलियन में से तकरीबन 830 अरब इस साल पावर सब्सिडीज में जा रहे हैं। लेकिन ये नंबर जो 830 है, ये पिछले साल के मुकाबले कोई 63 अरब रुपए कम हुआ है। तो सब्सिडी के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है, एटलीस्ट पावर सेक्टर के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है। इस दफ़ा पीआईए का भी आई थिंक कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि इस साल पीआईए नहीं है प्राइवेटाइजेशन के एजेंडा पे, सॉरी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है तो सब्सिडीज़ में उस तरीके से फंड नहीं हो रही है। मगर पावर हैज़ ऑलवेज बीन ऑन इन द रीसेंट हिस्ट्री, पावर जो है सबसे बड़ा हो रही है। मगर जुनैद, ये तो हाई लेवल हो गया। अगर हम इसको पाकिस्तान का मुकाबला करें बाकी ममालिक से, या दुनिया में जो डेवलप्ड ममालिक हैं अगर, या डेवलप्ड रीजन से मुकाबला करें, तो किस तरीके से हम किधर खड़े हैं? जो मुताहिर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बजट के अंदर टैक्स का अंसर है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, एंड ओवरऑल इन नॉमिनल टर्म्स तो टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। लेकिन अगर हम रिलेटिवली देखें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बताता है कि किसी भी एक मुल्क की इकोनॉमी कितना टैक्स पे करती है। सो दैट इन पाकिस्तान इज वेरी वेरी लो। वी आर स्टिल एट अबाउट पिछले 3 फिस्कल ईयर से तो हम 10% के लगभग हैं, और इस कमिंग ईयर में भी यही है। और इससे पहले भी तकरीबन अगर हम फिस्कल ईयर 21 से अब तक आ जाएं तो वही 8.5 से 10% के करीब हम हावर करते रहे हैं। नाउ अगर हम इंडिया की मिसाल लें
तो वो यहाँ पर इस चार्ट में थोड़ी कम नज़र आ रही है क्योंकि इसमें सिर्फ उनका फेडरल कलेक्शन शामिल है, प्रोविंशियल उसमें शामिल नहीं है। बट इवन कंट्रीज लाइक इजिप्ट आर हायर देन अस, एंड जो OECD कंट्रीज हैं वो तकरीबन 14.5-15% टैक्स टू GDP कलेक्ट करती हैं। नाउ IMF और वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ जो असेसमेंट्स हैं उनके मुताबिक कोई भी मुल्क अगर 12% टैक्स टू GDP से कम कलेक्ट करता है तो वो अपने बेसिक खर्चे और अपने बेसिक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे सही तरह से खर्च कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये है कि अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे और खर्चे बढ़ाते रहेंगे तो आपकी डेट जो है हर साल आपका डेफिसिट खड़ा होगा और डेट टू GDP भी बढ़ेगी। सो दैट ब्रिंग्स अस टू वेयर वी स्टैंड ऑन डेट टू GDP, मुताहिर। हाँ, सो डेट टू जीडीपी के अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी कमी देखते आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। अपनी पीक से कम होना शुरू हो गया है। अगले साल जो है वो कोई 67% के आसपास होगा। मतलब ये इस साल के एक्चुअल से थोड़ा ज़्यादा है, बट डिक्लाइनिंग ट्रेंड अभी शुरू हो रहा है। द प्रोजेक्टेड वैल्यूज जो है IMF के हिसाब से भी वो कम होना शुरू हुई हैं। लेकिन अगर आप पीक से देखें जो FY23 है, जो कि आर्ग्यूबली पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बदतरीन साल होगा, उसके मुकाबले में अब थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है। मगर मैं और अगर हम बाकी ममालिक के से मुवाजना करें तो शायद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का डेट टू GDP कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो EU के अंदर कानून होता है वो होता है कि आप 60% के हिसाब से करें ग्रॉस पब्लिक डेट टू GDP। पाकिस्तान उससे थोड़ा ज़्यादा है मगर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो इससे ज़्यादा अहम बात होती है वो ये होती है कि वो आप कर्जा लेके इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का डेट टू GDP हमसे खासा ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में वो कर्ज लेके ग्रोथ की तरफ इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री को या सर्विसेज को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में वो कर्जा उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो कर्जे की सूद में जा रहा है या रोल ओवर में जा रहा है। रोल ओवर करने के लिए कर्ज लिया जाता है या फिर करंट एक्सपेंडिचर में जा रहा है या फिर सिक यूनिट्स को किसी धक्का लगाने के लिए जा रहा है। तो डेवलपमेंट में नहीं लग रहा, जो सबसे बड़ा इसका मसला है। लेकिन अगर हम इसी के अगले में चले जाते हैं, आई थिंक डेवलपमेंट से अब हम उस पर हम आते हैं जुनैद, बट डिफेंस के ऊपर क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ आप थोड़े से बात करें। डिफेंस के ऊपर बहुत बात होती है पाकिस्तान में और 2025 के बाद से वो कुछ एक रियलिटी चेक भी मिला है सबको, तो उसको अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करें। आई थिंक यही ऑफ कोर्स पिछले इतने सालों से जो बात होती रही है कि जी डिफेंस का एक्सपेंडिचर हाई है। मैं खुद पिछले एटलीस्ट एक डेकेड से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये बात करता रहा हूँ। लेकिन जो एक रियलिटी चेक है अगर उसके साथ आप देखें नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स मेक सेंस के रीजनल जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है उसमें having that defense capability has become a very, very crucial, not only survival need, but also in a way leading to growth and leading to prominence on the global stage. So from that perspective, Pakistan तकरीबन 2% अपना डिफेंस टू GDP मतलब 2% ऑफ GDP डिफेंस पर खर्च करता है, और इसके मुकाबले में कुछ और ममालिक या वर्ल्ड एवरेज जो है वो तकरीबन 2.5% की है। सो इन अ वे पाकिस्तान इज इन लाइन विद ग्लोबल एवरेजेस, बट इट लुक्स लाइक द वे जो एनवायरनमेंट दुनिया भर में, ख्वाह वो यूरोप हो ख्वाह वो अमेरिका हो, अब हर जगह एक गैर यकीनी की सूरत हाल तो अब पैदा होती चली जा रही है, स्पेशली विद दिस रीसेंट क्राइसिस। सो आई थिंक इट्स ओनली नेचुरल के डिफेंस और एक्सपेंडिचर इवन जो नेटो का US और बेसिकली नेटो के ऊपर US वर्सेस यूरोप की जो पूरी लड़ाई चल रही है वो 2% ऑफ GDP की ऊपर ही चल रही है, राइट? तो एग्जैक्टली। सो अब आई थिंक इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड रिलेटिव टर्म्स सबके जो GDPs हैं वो ऊपर जाएंगे। अब सवाल ये आ जाता है कि जैसे मुताहिर आपने कहा कि कर्ज लेना इज नॉट द प्रॉब्लम, सवाल ये कि कर्ज किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, और कर्ज बेसिकली जो डेफिसिट आप इनकर कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। सो वुड लव टू फॉर यू टू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट हमारा जो डेफिसिट टू GDP है, एंड स्पेशली
पिछले साल में कुछ कोशिश की गई कि एटलीस्ट जो नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, एक तो है कि जैसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है, अगर उसको कम करनी है तो आपको सरकारी मुलाजमीन को निकालना पड़ेगा और पॉलिटिकल प्रेशर लेना पड़ेगा। डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो तो पे करनी ही है, लेकिन और कहीं कहीं फिजिकल मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है। सो वॉक अस थ्रू वेयर वी स्टैंड टुडे ऑन आवर डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और खासकर पिछले साल में इसमें क्या काम काम हो और अगले साल क्या मतलब है। आई मीन पिछले, देखिए हमारे डेफिसिट के अंदर, क्योंकि हमारा, हम लोगों ने शुरू में दिखाया कि इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होती जा रही हैं, तो एक बड़ा कर्ज का जो हमारा कर्ज लेके हम कर्ज अदा कर रहे होते थे, रोल ओवर करने के लिए कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है। तो डेफिसिट टू जीडीपी जो है वक्त के साथ साथ कमी की तरफ, एटलीस्ट अपने पीक से कमी की तरफ आना शुरू हुआ है। इसमें फेडरल की बात कर रहे होते हैं यार, हम फेडरल में थोड़ा सा सूरत हाल अलग होती है, क्योंकि प्रोविंशियल सरप्लस बजट डेफिसिट के बाद एड बैक होता है, जो कि हम दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का डेफिसिट कोई, जो हम डेट की तरह, कोई दुनिया से बहुत ज़्यादा अनोखा मुल्क नहीं है। डेफिसिट मुनासिब रेंज में आता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फेडरल का थोड़ा सा ख़राब होता है ज़्यादा, विच कैन बी अराउंड 4% प्लस। मगर अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कंट्री का आफ्टर एडिंग प्रोविंशियल सरप्लस, तो सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। जैसे अगर हम इंडिया के मुकाबले में देखें तो हमारा डेफिसिट कदरे कम है। तो मगर इसके लिए शायद थोड़ी ज़रूरत है समझाने की कि जुनैद, डेफिसिट, प्राइमरी बैलेंस, जो कि आईएमएफ की प्रोग्राम में बार बार इसकी बात होती है, इसको अगर हम थोड़ा समझा सकें कि वो होता क्या है, किस तरीके से निकाला जाता है, क्या नंबर्स देखने हैं, कौन से नहीं देखने। जी, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएँ, एंड इफ यू कुड वॉक अस थ्रू के मतलब अखराजात में अगर इंटरेस्ट को हटा दिया जाए, उसके अलावा क्या सिचुएशन रही है? तो अगर हम रेवेन्यू की साइड पे देखते हैं तो हमारे पास टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से फेडरेशन कमा कैसे रही है, हमें ये समझना है। सबसे पहले वो जाहिर सी बात है, फेडरेशन जो है वो कुछ एफबीआर से टैक्सेस लेती है, कुछ नॉन टैक्स लेती है। एफबीआर के टैक्सेस की जो बेशतर रकम है वो सूबों को चली जाती है। उसके बाद फेडरेशन के पास कुछ पैसा आता है जिसको वो खर्च करती है, करंट एक्सपेंडिचर, जिसमें डिफेंस और सैलरीज और फलाना जो हम लोगों ने बात की, और फिर कुछ डेवलपमेंट में होता है। इसके बाद उसका एक ओवरऑल फिस्कल बैलेंस बन जाता है, उसका डिफरेंस होता है, वो एक ओवरऑल फिस्कल बैलेंस होता है। अगर इसमें हम मार्कअप, जो कि सूद अदा कर रहे हैं अपने कर्जों पे, अगर वो ऐड बैक करते हैं, उससे बनता है हमारा एक प्राइमरी बैलेंस। पाकिस्तान में प्राइमरी बैलेंस इस दफ़ा ऑब्वियसली रुपी वैल्यू में तो बढ़ा ही है, मगर एज परसेंटेज जीडीपी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ से लिंक करें कि पहले ज़्यादा सूद दे रहे थे, अब सूद कम हो गया, तो इट्स अ गुड थिंग इन अ सेंस, क्योंकि सूद की अमाउंट कम हो गई। जब सूद की अमाउंट कम और होगी तो जो फोर्थ रो आप देख सकते हैं अगर पिछली स्लाइड में, वो एड बैक हो रही है। तो इसकी वजह से प्राइमरी बैलेंस अभी हमारा आईएमएफ की रेंज के हिसाब से चल रहा होता है। हमें पॉजिटिव रखना है, हम पॉजिटिव में हैं, रीजनेबली पॉजिटिव टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन जुनैद, इसकी क्या ट्रेंड क्या रहा है, क्योंकि आईएमएफ की शराइत बार बार प्राइमरी बैलेंस के ऊपर आ रही होती है, और बड़ा एक पॉइंट पे पाकिस्तान प्राइमरी बैलेंस भी हमारा नेगेटिव होता था। तो हम जितने भी पैसे कमा रहे थे वो तकरीबन सारे के सारे चले जाते थे सूद में। आसान ज़बान में ये कि अगर आपका जो भी खर्चा है, जैसे आपके पास 100 रुपए के रिसोर्सेज हैं और दूसरी तरफ आपके अखराजात हैं, तो अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस को हटा दिया जाए, तो क्या आप फिर भी अपने अपने खर्चों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं? तो वो 2023 के फिस्कल ईयर तक हम नहीं कर पा रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आईएमएफ प्रोग्राम ने ये फिस्कल प्रूडेंस आई कि ठीक है, अगर अपने कर्जे को आप बचा भी लें, कर्जे को अगर हटा दें, बाकी खर्चों को तो कम करें, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट तो आपने देनी देनी।
तो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। फिजिकल ईयर 25 में जो है वो हम 2.4% पर आए सरप्लस पे। दिस वाज आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स। फिजिकल ईयर 26 जो भी जारी है इसमें मुतवक्किल है कि हम तकरीबन 2.5 तक सिमिलर रेंज पर आएंगे। और फिजिकल ईयर 27 जो अब आने वाला साल है जिसका बजट किया गया है वो उसका तकरीबन 2% का बजट किया है। तो तकरीबन ट्रेंड थोड़ा सा डाउनवर्ड है बट स्टिल इन द पॉजिटिव जोन। अब अखराजात कैसे कम किए जा सकते हैं या रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जा सकता है? एक तो तरीका है कि आप टैक्स का एक्सपेंसेस बढ़ाएं, और दूसरी तरीका ये है कि आप अपने खर्चों को कम करें, चाहे आप एक हाउस होल्ड है, चाहे एक कंपनी है, चाहे एक मुल्क है। तो अगर आप नेक्स्ट जो अहम चीज़ पर आए जो इस बजट में हुई है, अब पाकिस्तान में फेडरेशन और प्रोविंसेस की एक रिलेशनशिप है, एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, और वो एनएफसी यानी नेशनल फाइनेंशियल कमीशन नेशनल फाइनेंस कमीशन के जो भी लेटेस्ट अवार्ड होता है उसके तहत तय की जाती है। पिछला जो अवार्ड था गालिबन जो 7वां अवार्ड कहलाता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो 2000 मुताहिरा इफ यू कैन करेक्ट मी कौन से साल में हुआ था? इट वाज लास्ट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के दौर में 10, तय किया गया इफ आई था। एम नॉट मिस्टेकन, 10 2010। यस 10 में। अच्छा, उसकी जो कैलकुलेशन के मुताबिक फेडरेशन के पास जब तमाम टैक्स के रिसोर्सेज कलेक्ट होते हैं तो उसका तकरीबन 57% पहले प्रोविंसेस को चले जाता है। अच्छा, अब फिर प्रोविंसेस उसमें चाहे वो डेवलपमेंट पे खर्च हो, चाहे उसमें किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर खर्च हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, उनको उनका शेयर मिलना ही मिलना है, चाहे फेडरेशन मजीद कर्जा लेते रहे। तो अब पिछला जो एनएफसी अवार्ड है उसमें यह भी लिखा था कि आगे जाकर कभी भी प्रोविंशियल शेयर में जो आज बात तय हो गई है इससे कमी नहीं की जा सकती। तो अब इस दफा आपने देखा होगा जो सियासी गहमा गहमी चली है उसमें प्रोविंसेस और फेडरेशन ने एक टेम्परेली हैंडशेक बेसिस पे एक फॉर्मूला अग्री किया है। वो ये है कि पिछले साल कलेक्शंस थी 13.35 ट्रिलियन की। जब इतने की ही अगर कलेक्शंस होती हैं तो जिस तरह पिछले साल 7.7 ट्रिलियन प्रोविंसेस को शेयर मिला था उनको उसी तरह मिलेगा। लेकिन अगर 13.3 ट्रिलियन से ऊपर जाते हैं और इस दफा 15.2 ट्रिलियन की टैक्स की प्लानिंग की गई है कलेक्शन की, तो वो जो इंक्रीमेंटल कलेक्शन होगी वो फेडरेशन को मिलेगी, ताकि उससे ऑफ कोर्स चाहे फेडरेशन उससे जिन हिस्सों को टैक्स रिलीफ देना है वो कर सके, या जहां पर ग्रोथ के लिए कोई इंजेक्शन करनी है वो कर सके, या अहम तौर पर जो अपना मजीद कर्जा है इस साल वो ना ले, उसको कम कर दे। नाउ दिस इज नॉट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस इज अ हैंडशेक बिटवीन द प्रोविंसेस एंड फेडरेशन। एंड जब पहले प्रोविंसेस को पैसे मिल जाएंगे और फिर वो अपने सरप्लस में से उस पैसे को एज अ ग्रांट प्रोविंस वापस करेगी, ग्रांट टू द फेडरेशन। बट अगेन दिस इज ऑन द discretion of the province, but of course ये this has been agreed between all the political parties। जी मुताहिर, आप कुछ कह रहे थे? ये एग्जैक्टली, तो ये बड़ा एडहॉक बेसिस पे है, तो ये कोई कुछ सालों के लिए फ्रीज कर दिया गया है बाय द वे। और इसमें जो दूसरी चीज जो आपने कर दी कि अगर हमारे पास 1.9 ट्रिलियन का डेल्टा आता है, जो कि अगले साल की प्रोजेक्टेड कलेक्शन या टारगेटेड कलेक्शन माइनस इस साल की एक्चुअल कलेक्शन, इसमें नंबर 1.9 के आसपास आ रहा है, मगर इस 1.9 में बाय द वे कोई 42% जो है वो फेडरल का ऑलरेडी हिस्सा है। तो ये पूरा प्रोविंस का टेक्निकली अगर उसको सही तरीके से नंबर्स में देखें तो वो पूरा प्रोविंस का नहीं था। जो फिस्कल स्पेस आई है, एडिशनल फिस्कल स्पेस 1.9 की शायद नहीं होगी। 1.9 ऑफ टोटल में से अगर 58% प्रोविंसेस के पास जा रहा था, अब वो नहीं जाएगा, और जाएगा और फिर वापस आएगा, जैसे जुनैद ने जिक्र किया। तो इसकी अकाउंटिंग जो है, मैं उसको एक डिस्क्लेमर के साथ कि इसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी अलग तरीके से होगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो समझाने की कोशिश की वो हाई लेवल कंसेप्ट की, वो अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कैसे होगा, और यही अगले सालों में अगर वो 15 ट्रिलियन, 15.25 ट्रिलियन से बढ़कर 16.25 ट्रिलियन या 17.5 ट्रिलियन पे जाता है, तो वो अप्रोच यही रहेगी जो एक्चुअल 2026 के नंबर है उसी
से माइनस करके जो भी डिफरेंस आएगा वो डिविजिबल पूल का नहीं हिस्सा बनेगा। बिल्कुल, एंड आई थिंक एक ये स्टेप है टुवर्ड्स जो रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, और कुछ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस पे डाली जाए। या तो अब जो कुछ टैक्सेशन है, एग्रीकल्चर रिलेटेड टैक्सेस, रिटेल रिलेटेड टैक्सेस, एग्रीकल्चर, रिटेल एंड ऑल्सो सर्विसेज की भी जो कलेक्शन की जिम्मेदारी होती है वो प्रोविंसेस के पास होती है। फिर अब मिसाल के तौर पे जो पावर डिवीजन है वो तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बट लॉसेस जो होते हैं पावर सेक्टर के वो भी फेडरेशन के पास आते हैं। लेकिन अगर उनको कर्टेल करना है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो प्रोविंसेस के पास होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक हीटेड डिबेट हमेशा रही है, बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट कि ये नहीं हो सकता कि फेडरेशन बोरो करती रहे और प्रोविंसेस के पास एक कार्ड ब्लांच एक्सपेंडिचर के लिए चेक हो। तो उसकी एक ये क्योंकि गो क्योंकि अहेड। कोई इंसेंटिव नहीं बनता था। अगर आपने जो रिटेल की बात की, आपने जो जिन सेक्टर्स की बात की पाकिस्तान के, अगर हम रिटेल, एग्री, रियल एस्टेट, रिटेल, राइट, हम जो तीन हम उस पे आते हैं, मगर ये लगभग बनाते हैं जीडीपी का कोई 50%, और एग्री की जिम्मेदारी प्रोविंस की आती है। तो बेसिकली आधा जीडीपी, अगर पाकिस्तान का 400 अरब जीडीपी है, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज 143.6 ट्रिलियन जीडीपी अगले साल का प्रोजेक्टेड है, उसमें से कोई 71-72 ट्रिलियन जो है वो जिम्मेदारी इसकी टैक्स कलेक्शन की प्रोविंस पे लागू होती है और फेडरल पे लागू ही नहीं होती। तो ये जो जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है ये आउटसाइड दिस यूनिवर्स हो रहा है, जिसकी वजह से जो सैलरीड क्लास को और उसके पर हम आते हैं किस तरीके से बर्डन आया है फॉर्मल सेक्टर के ऊपर। तो जिनकी जिम्मेदारी प्रोविंस पे आयद होती है वहां पे अभी तक काम ही नहीं शुरू हुआ। तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसकी कि या तो प्रोविंस जाके अपना काम खुद से मोबिलाइजेशन बेहतर कर ले, या फिर फेडरल प्रोविंस से कुछ कम कर दे। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, एंड इस पूरे अरसे में जो बर्डन है वो फॉर्मल सेक्टर्स उठाते रहे हैं, सैलरीड क्लास उठाते रहे हैं, एंड मुताहिर आई थिंक इस दफ़ा फाइनली कुछ अच्छी न्यूज़ है फॉर द सैलरीड क्लास, इवन दो द चेंजेस आर ऑफ मार्जिनल नेचर, बट दे आर चेंजेस नेवरदलेस। हाँ, तो इस दफा इन्होंने ये किया था कि शुरू के ब्रैकेट में जब बेसिकली पहले ये दो ब्रैकेट आते हैं अप टू 22 लाख वाले ब्रैकेट्स में, तो उन्होंने कोई रेट एज सच चेंज नहीं किया, मगर बियॉन्ड 22 लाख से तकरीबन 1 करोड़ तक उन्होंने जो ब्रैकेट स्लैब्स आते हैं उसमें कुछ तब्दीलियां की, जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट कोई रफली 3% का बन जाता है आपके अफेक्टिव टैक्स रेट में, 3 परसेंटेज पॉइंट का। और जो करोड़ से ऊपर वाली इनकम थी जिनकी सालाना, उसमें एक सरचार्ज लगता था, उसको भी कम कर दिया, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, जो कि किसी ब्रैकेट में इन ब्रैकेट टू ब्रैकेट एग्जैक्ट सैलरी टू सैलरी वो वेरी करता है, मगर 15-18 हज़ार तक इन टूवर्ड्स दी हायर ब्रैकेट्स, जो कि मंथली बेसिस पे बेनिफिट मिल जाएगा as part of this। आई थिंक मगर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ना, दिस इज अ सिग्नल के जो अगर कोई कमा रहा है साल के करोड़ रुपए एज अ सैलरी क्लास, या कोई करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं, 10-15-20 लाख रुपए महीने, तो ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान का एजुकेटेड टैलेंट है, ये या फाइनेंस में है, इंजीनियरिंग में है, डिज़ाइन में है, कंसल्टिंग में है, मेडिकल प्रैक्टिसेस में है, लॉ में है, या बाकी इस तरह की हाई एंड सर्विसेज में। सो ये आपका वो पढ़ा लिखा तबका है जो कि आपकी हाईएस्ट प्रोडक्टिव ब्रैकेट्स में आ सकता है। तो अगर इसको एक तरफ मेजर बड़े सेक्टर्स अगर टैक्स नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ मिसाल के तौर पे आई थिंक पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर से मुश्किल से 10 बिलियन का भी मुकम्मल तौर पर प्रोविंसेस से टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, जबकि सैलरी क्लास ने तकरीबन 700-750 अरब रुपए का टैक्स दिया। तो जो फॉर्मल सैलरी क्लास है उस पर प्रेशर बहुत रहा है हमेशा से। सो दिस इज स्टिल नॉट अ मीनिंगफुल चेंज, बट एटलीस्ट दिस इज अ सिग्नल कि हम यहाँ से इस सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं। पहले हमेशा होता था कि पिछले इतने साल हर साल सरकारी जो अफसरान हैं और सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में तो
बहुत इजाफा किया गया, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। इस दफ़ा उसका सिर्फ एक मार्जिनल 7% का इजाफा किया है, रफली इन लाइन विद इन्फ्लेशन, लेकिन यहाँ पर रिलीफ दिया है। बट ऑफकोर्स अगर यहाँ रिलीफ दे रहे हैं तो एक तो जो जगह हमने आपको बताई कि पॉट क्रिएट किया जा रहा है कि प्रोविंसेस की इंक्रीमेंटल कलेक्शन में जो शेयर है उससे कुछ क्लॉबैक कर रहे हैं, पर साथ साथ the government is finally making a move towards collecting from the retail sector. तो रिटेल, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं कि पाकिस्तान में जब हम बिजनेसेस और एमएसएमईज की बात कर रहे होते हैं तो रिटेल में अगर 7.25 मिलियन या 7.1 मिलियन अगर एमएसएमईज हैं, उसमें से 3.3 मिलियन के आसपास जो है रिटेल सेक्टर में बिजनेसेस हैं। तो जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स सबसे बड़ा चंक यहाँ से आ रहा होता है। और एक बड़ी हद तक जो है ये मैं ये नहीं कहूँगा कि अनटैक्स्ड है, बट इसकी टैक्स कवरेज बहुत कम है, एटलीस्ट इन नंबर ऑफ एंटिटीज जो कि टैक्स हो रही हैं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्स कलेक्शन क्योंकि इतना बड़ा है तो फिर भी नुमाया हो जाता है, मगर एज परसेंटेज बेसिस देखें तो द पॉपुलेशन ऑफ टैक्स एवेडर्स वुड बी वेरी हाई। और ये पिछले कोई 7-8 साल से एक गवर्नमेंट का एक अज़म बना हुआ है कि किसी तरीके से रिटेल को लेकर आया जाए, और मुख्तलिफ स्कीम्स देखी हैं हम लोगों ने 2018 से अगर आप जाएं, और उससे पहले भी थी। ताजिर बरादरी का फिर एहतजाज हो जाता था, वो टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाती थी, तो और पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन के भी पहले रूल्स आए थे एफबीआर की तरफ से। इस दफ़ा इन्होंने ये किया है कि इन्होंने स्मॉल रिटेलर का थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया है कि जो भी साल के 20 करोड़ रुपए तक कमाता है, रेवेन्यू करता है, इनकम नहीं रेवेन्यू करता है, वो एक स्मॉल रिटेलर है। पहले ये पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से इसके रूल्स थे, अब जो है थ्रेशोल्ड टर्नओवर की बुनियाद पे कर दिए, कितना वो साल का बिक्री करता है बस। इसका 1% फिक्स्ड जो कि कम से कम 25,000 रुपये होगा, वो टैक्स होगा। मिनिमम टैक्स रेट, फिक्स टैक्स रेट, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इस प्रोसेस को, और ये क्यूआर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इनको पॉस की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, और कोई ऑडिट नहीं होगी। और इसी से थोड़ा सा एक वैल्यू चेन में अगर मैं एक आध स्टेप ऊपर जाऊं तो इनवॉइसिंग का एक निज़ाम लेकर आई है एफबीआर पिछले कुछ साल से। उन्होंने कोई 5 एग्रीगेटर्स को भी इसके अंदर लाइसेंस दिए हैं। प्राल खुद उसमें, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन जो है वो खुद, अगर मैं सही इसकी वो कर रहा हूँ प्राल की, तो प्राल खुद उसमें एक काम कर रही है इनवॉइसिंग के हवाले से। तो इनवॉइसिंग को इंसेंटिवाइज करने के लिए, उसको उसकी अपटेक बढ़ाने के लिए जो है इस दफ़ा इन्होंने इंटीग्रेशन के लिए, और हर रिटेलर पे लागू नहीं होता है, ये ख़ास तरह के प्लेयर्स पे लागू होता है, उनको एक 10% तक का टैक्स क्रेडिट उनके लिए अनाउंस किया है इक्विपमेंट पे। तो वो एक फ़ायदा इन्होंने इस दफ़ा और दिया है ब्रॉडली रिटेल में। लेकिन अब ऑब्वियसली जो हमने माजी में देखा है कि रिटेल में इंसेंटिव ये पहली दफ़ा नहीं आया है, एग्जीक्यूशन का मसला आया है हर दफ़ा। तो आई एम क्यूरियस टू नो जुनैद कि हाउ डू यू सी दिस? फर्स्टली ये जो 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिसकी हम बार बार बात करते हैं, रिटेल, रियल एस्टेट, फिर एग्रीकल्चर एंड आई गेस चौथी सर्विसेज। तो देयर इज नो वे आउट ऑफ पाकिस्तान्स सिचुएशन विदाउट क्रिएटिंग एन इफेक्टिव। अभी है कि क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, तो जो कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो 35% तक टैक्स देते हैं, फिर सुपर टैक्स भी देते हैं, या जो सैलरी क्लास हैं बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। अगर ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे तो सब कम टैक्स नेट दे सकेंगे। अच्छा, ये जो छोटे रिटेल के बिजनेसेस होते हैं या जो छोटे सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस होते हैं, ये टिपिकली बहुत लो मार्जिन बिजनेसेस होते हैं। इस बिजनेस का टोटल मार्जिन ही 12, 15, 18% होता है।
ये बिजनेस चलते ऐसे इनमें हाई वेलोसिटी होती है कि साल में अपना जो भी उसके पास रकम है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 10 लाख है, उसको 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा वो पैसे को घुमाकर उतना मार्जिन बनाते रहते हैं। अगर वो कंप्लाइंट हो जाएंगे और वो 18% पहले तो सेल्स टैक्स देंगे, फिर उसके बाद अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज भरेंगे और उसके बाद फिर वो कॉर्पोरेट सेल्स टैक्स देंगे, तो वो बिजनेसेस एक्चुअली वारे में आ ही नहीं सकते। तो उसको अंदर लाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो एक तो जो आपका करंट टैक्स रेट है, इट इज वेरी वेरी हाई, एंड दीज बिजनेसेस विल, बिकॉज अगर उन्होंने कंप्लाई कर लिया तो उनका बिजनेस मर जाएगा। तो ये जो एक उन्होंने कहा है कि अच्छा जी 1% ऑफ रेवेन्यू दें, 1% ऑफ टर्नओवर दें, या चले 25,000 रुपए मिनिमम दे दें। तो ये एक आपको एंट्री पॉइंट देता है कि एक दुकानदार कहता है ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर आप 25,000 रुपए दे देते हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो आपका एक यूनिक क्यू आर कोड जनरेट हो जाता है, उसको आप अपनी दुकान पर लगा लें। अगर कोई एफबीआर का ऑफिशियल आता है और उसको वो स्कैन करता है और वो मैच करता है क्यूआर आपकी आइडेंटिटी से, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की आइडेंटिटी से, तो फिर वो आपका मजीद ना ऑडिट कर सकता है ना आपकी हरासमेंट कर सकता है। तो और ये कि अगर तो इससे पहले वो लोगों को कहते हैं कि आप पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल लगाएं। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की एक अपनी कॉस्ट होती है। फिर उसमें डिपेंडिंग ऑन डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, 1.5 से 2.5% की कॉस्ट लग जाती है। फिर इस भाई जब आप दुकान पे जाते हैं तो वो कहते हैं कैश दे दो, वरना 2.5% ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो और उन्होंने उसमें कहा कि उसमें कुछ खास प्लेयर्स थे जिनके साथ आप लगवा सकते थे, ये लगवा टेक्नोलॉजी सकते इंटीग्रेशन थी, तो आप कुछ गिनती के एफबीआर अप्रूव्ड वेंडर्स के पास जाना पड़ता था हैं, उमूमन आपको, या फिर आप अपनी खुद कैपेक्स करके टेक्नोलॉजी कैपेक्स करके का लगाएं। खर्चा करें। तो उसमें भी ये था कि उनका फेयर कि एक तो मुझे एमडीआर देना पड़ेगा और फिर ये कि मेरी पूरी डिजिटल। तो अब आप उन्हें कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप ये पूरी कंप्लायंस कर लेते हैं तो आपको ये पॉज भी आपके लिए ऑप्शनल है। यू इफ यू कीप इट यू विल गेट हायर वैल्यू कस्टमर्स, इफ यू डोंट यू लूज दोस कस्टमर्स, बट एटलीस्ट पे दिस मिनिमम। तो आई थिंक कि अब कहीं ताजर बरादरी से शोर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा साल लगा के उनसे अग्री कराया गया है। आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, जो लगभग मैंने एस्टिमेट्स देखे हैं, मुश्किल से शायद को 50-60 अरब रुपए शायद इससे जमा हो, जो कि अगर हम्म। कंपेयर किया जाए सैलरी क्लास से तो वो कुछ भी नहीं है। पर दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप, बिकॉज ए the state is able to build a relationship with a very large percentage of the economy. The state is able to build trust, and उनके लिए वो जो एक ताजिर है जो कि एक छोटी दुकान चला रहा है, उसके लिए आपने काम को आसान और सिंप्लीफाई किया। तो एक तरफ टैक्स नेट को बढ़ाया जा रहा है और फिर साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो कंप्लाई नहीं करेंगे या फाइलिंग नहीं करेंगे तो उन पर भी कुछ पेनल्टीज लागू हैं। और फिर ये कि नेचुरली जब नेट आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो डिसएग्रीमेंट्स होंगी, रियासत कहेगी कि आपका इतना बनता है, आप कहेंगे इतना बनता है, तो इन दोनों चीजों पर भी कुछ डेवलपमेंट है। वुड लव फॉर यू टू शेयर। हाँ, तो आई थिंक सबसे सबसे जो इस बार, पहले ये होता था कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, कंपनीज के लिए थोड़ा सा अलग था ये, गालिबन कोई 10,000 रुपये होता था, मगर अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और मेरा टैक्स की फाइनल फाइलिंग की डेट आती है, समझ लें 30 सितंबर, जो कि एक दो दफ़ा हमेशा एक्सटेंड होती है, अगर मैं उसके बाद भी भरूं तो मुझे 1,000 रुपये का एक चालान देना होता था, जो कि कोई फरवरी मार्च के आसपास आता था, और मैं एटीएल में आ जाता था। इस दफ़ा उन्होंने उसको 25 गुना बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिए। तो इस दफ़ा पेनल्टी, अगर मतलब मेरे पर बहुत बड़ा माली वो है, धचका है, अगर मैं इस दफ़ा सीधा वक्त पे टैक्स फाइल ना करूं, क्योंकि एक बेशतर आबादी जो कि टैक्स फाइल कर रही होगी, उसमें उनका टैक्स एक्सपेंस ही रफली जो है इतना नहीं होगा जितना वो फाइलिंग के लेट सरचार्ज में दे रहे होंगे, या फिर न्यू लाइबिलिटी जो बन रही होगी, जो अनपेड लाइबिलिटी होगी, वो उससे ज़्यादा पेनल्टी लग गई है। तो ये आई मीन अगर हम देखें नंबर ऑफ फाइलर्स की ग्रोथ में, तो ग्रोथ हुई है, मगर शायद लेट फाइलिंग का वो डेटा उस तरीके से नहीं आता। लेट फाइलिंग का एक रुझान, लेकिन अगर आप एनेक्डोटली देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी इस पर बात भी हुई है कि इंसेंटिव ऑब्वियसली इतना नहीं है। 1,000 रुपये इज़ अ स्मॉल कॉस्ट टू डील विद, के जब आप टैक्स, खासतौर पे आप रिटर्न के इर्द गिर्द, डेडलाइन के इर्द गिर्द अगर आप बैठ के फाइल कर रहे होते हैं, तो सिस्टम हमेशा
क्रैश कर रहे होते हैं। एक एक बहुत रिच हिस्ट्री है इसकी, अगर कोई देखना चाहे तो इसको आपको दिखेगा कि एफबीआर सिस्टम क्रैश्ड, एफबीआर सिस्टम नॉट वर्किंग। तो वो विद 1,000 रुपीज जो इतना इंसेंटिव नहीं होता था कि यार ठीक है इसमें क्यों पढ़ना है, आराम से कर देंगे जब सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, तो अब वो मुमकिन शायद नहीं हो, और कम से कम डिस्करेज हो गए ये लोग काफी। अ, होने तो चाहिए। बिल्कुल। एंड इसके साथ साथ एक जो बात की जा रही है कि फेसलेस ऑडिट होगा, जी, कि ऑफ कोर्स बिल्कुल। पहले जब आपके पास ऑडिट 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 होता था, या तो आपके पास नोटिस आता था एंड देन यू वुड इंटरेक्ट विद टैक्स ऑफिसर। तो अब ये कहा जा रहा है कि FY 27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू ऑडिट्स रन होंगे और आपके पास सवालात आएंगे, और अगर आप उसके जवाबात और उसके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करा दें, तो फिर आप पर मजीद डिजिटली ही वो ऑडिट सेटल हो जाएगा। आई मीन दिस कुड वर्क, अगर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो ऑडिट के लिए जब डॉक्यूमेंट नोटिस भेजते हैं तो वो स्प्रे एंड प्रे कर देते हैं। तो ये कि ठीक है वो उसमें से चलें 30-40% लोग भी अगर इस जरिए से निकल जाएंगे, तो अगेन आई थिंक ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसके अलावा जो एक एक अहम मूव गवर्नमेंट ने की है इस दफा, जो सीवीटी पर, टैक्स पर और बिजनेस, बिल्कुल। आई तो थिंक दिस यार इज इसका, आई थिंक अगर आप इसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दें कि जनरली हम लोग जो बात करते हैं, लेट से अगर बिजनेस की साइड पे मैसेज हैं रिटेल में, राइट, एग्री के अंदर, वो हमने उसके ऊपर बात कर ली। इंडिविजुअल्स में हमने सैलरीज वालों की बात कर ली, और बहुत हर दफा बात ये होती है बजट के इर्द गिर्द के आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। अभी हम आवाम से हट रहे हैं थोड़ा सा, और उस कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, अब हम खास के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्यों, इसकी अहमियत क्या है, ये भी थोड़ा सा अगर आप वाजे करें। बिल्कुल। एंड आई थिंक कि देखें, इकोनॉमी को आपने अगर एक कैटलिस्ट देना है, उसके दो तीन तरीके हैं, कई तरीके हैं। या तो हुकूमत बहुत सारा पैसा बोरो करे और जाए जाके इकोनॉमी में खर्च करे, या हुकूमत जाए और जो सबसे गरीब तबका है, मैसिव पॉपुलेशन है, उसको या पैसे उसकी जेब में दे दे, या उसको सब्सिडी दे दे, और ये होप करे कि उसके पास जब जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो वो जाके इकोनॉमी में खर्च करेंगे और उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। जो कि हमने कोविड में देखा। जो हमने कोविड में देखा सारी दुनिया में, कि इंटरेस्ट रेट चीप था, सारी हुकूमतों ने पैसे प्रिंट किए, लोगों को दिए। तीसरा एक और तरीका ये है, जो जो टॉप डाउन इकोनॉमिक्स की जिसको आप कहते हैं, वो ये कि आप कहते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, या जो मोस्ट प्रोडक्टिव या मोस्ट रिसोर्सफुल तबका है, उसको फाइनली रिलीफ दिया जाए। तो ये पहले तो हम आ जाते हैं सीवीटी पे, ये कैपिटल वैल्यू टैक्स की हिस्ट्री क्या है। तो आई थिंक इन द लास्ट गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम निकाली गई थी, जिसके तहत लोगों को कहा गया कि अगर आपके पास पाकिस्तान से बाहर पैसे हैं तो आप उनको डिक्लेयर कर दें, और आप वो पैसे लीगल हो जाएंगे। उसके कुछ साल बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब उन पैसों पर 1% सीवीटी लगेगी, लेकिन वो फिर तमाम पाकिस्तानियों पे लगा दी। अगर आप रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर शाहिद खान साहब पाकिस्तान मूव हो जाते हैं और 183 दिन हुंजा में गुजारते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो उनको पाकिस्तान की हुकूमत को $140 मिलियन देने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान में टैक्स रेजिडेंट हैं, यानी कि एक फिस्कल ईयर में 183 दिन गुजारते हैं, अगर आपके पास पाकिस्तान से बाहर जो भी एसेट्स हैं उस पर आपको 1% देना पड़ेगा। तो अब लेट्स से ओवरसीज पाकिस्तानी में डॉक्टर्स आ जाते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, 30 साल रहे, $3-4 मिलियन की, लेट्स से $3 मिलियन की नेटवर्थ है, और बच्चे जो हैं वो पढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं, वो अब चाहते हैं लेट्स से हस्बैंड वाइफ के वो वापस आके पाकिस्तान रिटायर हों। अगर वो पाकिस्तान रिटायर होते हैं और बाहर अमेरिका में या कहीं उनकी $3 मिलियन की नेटवर्थ है, तो उनको $30,000 साल का हुकूमत पाकिस्तान को देना पड़ेगा, जस्ट एज अ सीवीटी। और ये लिक्विड एसेट इलिक्विड हो तो भी, राइट, कि अगर मेरे पास कोई हाई एंड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मैं कुछ यूनिट्स ओन करता हूं, तो वो लिक्विड कैश नहीं है, इट्स अ वेल्थ टैक्स एसेंशियली, जिसको
एसेट की अंडरलाइंग इलिक्विडिटी के ऊपर, कोई बिक रहा है या नहीं बिक रहा, उसके ऊपर स्टॉक्स रखे हुए स्टॉक्स के ऊपर भी आ सकता है, लेट्स से इन थ्योरी, करेक्ट? बिल्कुल। सो लेट्स से कोई प्रोफेशनल है, कोई सऊदी अरेबिया लेट्स से ऑयल एंड गैस में जाते हैं, 10 15 20 साल काम करते हैं, लेट्स से $5 लाख उन्होंने कमाए और वो जमा करके उन्होंने सऊदी में एक अपार्टमेंट ले लिया। तो अब उस $5 लाख पर अगर वो पाकिस्तान आकर रहते हैं तो वो बाहर होल्ड करने के लिए उनको हर साल $5,000 देने हैं। अब बहुत लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। सो बेसिकली बाय पुटिंग दिस टैक्स यू आर टेलिंग ऑल ओवरसीज पाकिस्तानीज कि आप वापस नहीं आए, और आप आए, आप अपनी जो जमा पूंजी जो ग्लोबल आपने जमा की है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, उस पर आपने देना होगा। तो उसको अबॉलिश किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इन्वेस्टमेंट का मूड बनाता है और चाहता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जाएं, तो उसके लिए फिर उसके बाद जो सुपर टैक्स है, जो इदारे हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्स टैक्स देती हैं, फिर कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, फिर जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती हैं तो उसमें से वो डिडक्ट करके एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर इनकम टैक्स जमा कराती हैं। फिर एक मजीद टैक्स लगा दिया था कोविड के बाद, सुपर टैक्स। अगर आपकी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा इनकम है तो ऑन टॉप एक डिपेंडिंग ऑन अप टू 10% टैक्स। तो वो उन्होंने कहा है कि जो 500 मिलियन से ऊपर की इनकम, जो बिजनेस अप टू 500 मिलियन कमाते हैं, उन पे सुपर टैक्स अबॉलिश कर नहीं, दिया गया। उस पे जो है 8% हो गया है। 8% हो गया है, सॉरी। वो 150 से 500 के दरमियान जो है वो अबॉलिश हो गया है, जहां पे टीयर्स होते थे, तकरीबन 1% से लेके 7.5% तक के टीयर्स होते थे। और इसको थोड़ा सा अगर हम समझें कि पाकिस्तान में अगर हम पब्लिक कंपनी से बात करें तो लगभग कोई 200 से ज़ायद कंपनीज हैं, जो कि 200 से 300 के करीब कंपनीज हैं अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे, जो कि इसमें ये पे कर रही थी। इन्होंने इस दफ़ा 500 मिलियन प्लस वाली पे ये 2 परसेंटेज पॉइंट का उनके मुनाफे में अब एक बचत होगी, जो कि उसको डिविडेंड दे सकते हैं शेयर होल्डर को, वो रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी जो इसी में आई थिंक अहम बात है वो ये है कि 3 सेक्टर्स इसमें शामिल नहीं है। इसके अंदर बैंकिंग शामिल नहीं है, इसके अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन शामिल नहीं है, और इसके अंदर फर्टिलाइजर शामिल नहीं है। तो अभी भी हुकूमत ने अपने जो कम से कम वो सेक्टर्स जो हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तकिया करके बैठे हैं अपनी इनकम का, या हुकूमत से ही किसी हद तक हुकूमत उसमें शेयर होल्डर है, उनको सुपर टैक्स उन पे अभी भी लागू है, मगर बेशतर सेक्टर्स के लिए ये कम हो गया है अगर अबॉलिश नहीं हुआ। तो इससे थोड़ा सा मार्केट के अंदर या बड़ी कंपनीज के अंदर लिक्विडिटी थोड़ी सी उनकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में 29% टैक्स तो वैसे ही है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, उसके ऊपर अगर कोई 50 करोड़ बना रहा है साल के, तो 10 पीपीएस आप और ऐड कर दें तो तकरीबन वो 39% टैक्स दे रहा था। तो अभी ऐसा नहीं है कि वो बेहतर हो जाएगा, वो अपनी उसका 1/3 से ज़्यादा फिर भी दे रहा होगा, लेकिन 100 अरब रुपए अगर कोई मुनाफा कमा रहा है, 2 अरब रुपए की बचत हो जाएगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में 100 अरब वाली कंपनीज बहुत कम है शायद ही हो, मगर जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। मगर इसी से एक जो बिजनेस क्लास वाली चीज़ हुई है, एक साथ साथ इन्होंने बिजनेस क्लास ट्रैवल के ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा था कि बिजनेस क्लास, इंटरनेशनल बिजनेस क्लास ट्रैवल पे एक फेड जो है वो अब कम कर दी जाएगी, और उन्होंने फाइनेंस बिल के अंदर डिफाइन कर दी है, अगर अमेरिका है तो इतनी होगी, यूरोप जा रहे हैं तो इतनी होगी। जुनैद, अगर आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि क्यों ये एक अहमियत रखता है सिग्नलिंग के लिहाज से, क्योंकि हमारा मेन जो बजट का थीम वो यही है ना, इस दफ़ा उनकी भी, गवर्नमेंट की भी जो लगता है कि वो सिग्नलिंग है। आई मीन इन अ वे वो कौन पाकिस्तान से बिजनेस क्लास का टिकट लेकर सफर कर रहा होता है, पाकिस्तान आ रहा होता है, ये वही लार्ज बिजनेसेस होंगे या लार्ज कॉर्पोरेट्स होंगे जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, या लिस्टेड कंपनीज होंगी, तो उन्हीं की एक फैसिलिटेशन है, वो बिजनेस डेवलप करने बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, या चलें जो वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स में हैं, वो बाहर वेकेशंस पे जा रहे हैं।
तो ये एक एडिशनल टैक्स ऑन टैक्स था, तो उसको हटाया गया है। ना इसको लगाने से हुकूमत को बहुत ज़्यादा हर तरफा कलेक्शन हो रही थी, ना इसको हटाने से हुकूमत के ख़जाने में कोई डेंट आएगा। दिस इज़ वन ऑफ दोज अननेसेसरी थिंग्स। सो आई गेस इस स्लाइड में जो हम बात करें वो ये कि ओवरऑल गवर्नमेंट ने एक जो सिग्नलिंग दी है टू द फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर, टू लार्ज बिजनेसेस, टू लार्ज इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, वो ये है कि जहां हो सके अब हम आपको आगे जाके रिलीफ देंगे ताकि आप इस पैसे को वापस री इन्वेस्ट करें। साथ ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और रियल स्टेट एक सिनोनिमस ही वो बात है, क्योंकि पिछले 50 साल से खासतौर पर वो पैसा जो टैक्स नेट में नहीं होता वो रियल स्टेट में नहीं जाता है। पिछले कुछ साल से हुकूमत ने रियल स्टेट पर कुछ कंट्रोल्स किए हुए थे, अब दोबारा हाथ को खोला है। सो ताहिर, वुड लव योर कमेंट्स ऑन। तो हम शुरू करते हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा बजट से पीछे लेके जाते हैं, और बल्कि और पीछे लेके जाते हैं कि वक्तन फ़ौकतन 2021 के अंदर भी हमने देखा था कि जब इकॉनमी को बूस्ट करना था तो बार बार हुकूमत लौट फिर के एक ही तरफ जाती है, वो रियल एस्टेट है, या आप उसको कंस्ट्रक्शन सेक्टर कह लें, जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हमें बताया गया है कि उससे मुंसलिक हैं, मगर सीमेंट, स्टील वगैरह को, क्योंकि वो जनरली बहुत सिक्लिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि इकॉनमी अच्छी चल रही होगी तो वो अच्छे चल रहे होंगे, इकॉनमी ख़राब चल रही होगी तो वो ख़राब चल रहे होंगे। तो 2021 में भी यही हुआ था। कंस्ट्रक्शन सीमेंट के अंदर काफ़ी बूम आया था, स्टील के हालात अच्छे हुए थे, ऑटो में चीज़ें अच्छी हुई थी। ऑब्वियसली वो रियल एस्टेट से ताल्लुक नहीं है, बट जस्ट टू सेट कॉन्टेक्स्ट। तो इस दफ़ा भी अब किया ये है कि हुकूमत ने 2021 में एक दफ़ा घर के लिए, सस्ते घरों के लिए स्कीम निकाली थी, और साथ में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से को इस्तेमाल करते हुए इरादा ये था कि 5 मिलियन कोई 5 साल में गालिबन घर बनाने का उन्होंने वादा किया था। वो जाहिर सी, और साथ साथ उन्होंने किया था कि बैंक के ज़रिए स्टेट बैंक पैसा प्रिंट करेगा और स्टेट बैंक सस्ते कर्ज देगा आवाम को, 1 करोड़ रुपए तक के। अगर मार्केट रेट जो है समझ लें 13% चल रहा है तो वो लोग देंगे आपको 7% पे, 5% पे, डिपेंडिंग ऑन द स्लैब, डिपेंडिंग ऑन ईयर्स। अभी कुछ साल इस साल के शुरू में, या मतलब 26 के फिस्कल 26 के शुरू में हुकूमत ने उसी स्कीम का एक नई ब्रांडिंग के साथ उसको लॉन्च किया, मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से। इस दफ़ा फ़र्क ये था कि उन्होंने कर्ज देने की बात की, मगर उन्होंने टारगेट कम कर दिया। अगले साल के लिए वो 1.5 लाख घरों का टारगेट है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि स्टेट बैंक पैसा प्रिंट नहीं करेगा इस दफ़ा। हुकूमत, क्योंकि स्टेट बैंक पैसा प्रिंट नहीं कर सकता IMF की शराइत के मुताबिक, तो हुकूमत जो भी सस्ता कर्ज देना है उसकी जो सब्सिडी, वो हुकूमत सब्सिडी को से देगी, और सब्सिडी बजट में आएगी, तो वो अखराजात में शामिल होगी। तो इस दफ़ा हम देखते हैं कि 71 अरब रुपए निकाले गए हैं PM अपना घर की सब्सिडी के लिए। तो अगर हम आज मिसाल देते हैं, अगर 11.5% हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कोई होम लोन अगर बनता है 15% पे, मिसाल के तौर पे, फॉर सिंप्लिसिटी, और वो एंड कस्टमर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, मार्कअप दे रहे हैं 5% का, जो 10 परसेंटेज पॉइंट का जो फ़र्क है वो हुकूमत इस सब्सिडी के ज़रिए पूरा करेगी, और वो स्टेट बैंक और बैंकिंग के थ्रू ही पैसा जाएगा एंड कस्टमर तक। अच्छा, वो एक पहलू है। अच्छा, दूसरा पहलू जो जुनैद, मैं थोड़ा सा, अगर आप साथ साथ इसमें फेडरल PSDP बाय द वे एक ड्राइवर रहा है तारीखी तौर पे, मगर इसकी अहमियत वक्त के साथ साथ बहुत कम हो गई है। जहाँ पे फेडरल PSDP का शोशा होता था हमेशा सीमेंट और स्टील को लेके, अगर आप पुराने बजट कवरेज देखते थे, अब जो है उसकी निस्बतन अहमियत कम हो गई है। इस दफ़ा 1 ट्रिलियन है, मगर इसका कंपोनेंट भी इवेंचुअली इस्तेमाल होता ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर या सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर के लिए है। उनकी ऑफ टेक्स बढ़ती हैं, उनकी यूटिलाइजेशंस बेहतर होती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। मगर इसके साथ साथ जुनैद, जो
एडवांस टैक्स है, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी आप बताएं। अगेन जो उस पे एडवांस टैक्स है जो प्रॉपर्टी परचेज पे लिया जाता है, तो उसको तकरीबन 2.5% से कम कर कर 1.25% पे किया है। ना ऑफ कोर्स एक तरह से ये प्रिजम्पटिव टैक्सेस होते हैं, दैट्स व्हाई इसको एडवांस टैक्स कहा जाता है। कि अक्सर लोग होते हैं वो कैश पे परचेजेस कर रहे होते हैं, या उन्होंने अपनी फाइलिंग नहीं की हुई होती है, या इनकम पूरी डिक्लेयर नहीं की हुई होती है और एक मेजर चंकी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो हुकूमत अज्यूम करती है कि अगर आप लेट्स से एक्स अमाउंट की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो एक सर्टन अमाउंट आपकी इनकम होगी जो आपने शायद डिक्लेयर की हो या नहीं की हो। अगर तो डिक्लेयर की भी है तो कोई मसला नहीं, आप जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें जाके उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट करें, नहीं करते तो इस वक्त ज़्यादा दे दें। पर एक अगर आप फाइलर हैं भी, तो तब भी कैश फ्लो परस्पेक्टिव से ये एक मेजर कमिटमेंट है जो आपको ऊपर देनी थी। तो वो 2.5% से कम कर कर उसको 1.25% कर दिया गया है, क्या कहते हैं, खरीदार के लिए, और बेचने वाले के लिए इसको 5.5% से गिराकर 2.75% पर ले आए हैं। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज किया जा रहा था, क्योंकि जो काफ़ी ब्लैक मनी जो है वो प्रॉपर्टी के थ्रू मूव होता है। आहिस्ता आहिस्ता एफबीआर ने जो कलेक्टर वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की और मार्केट वैल्यू, उसमें डिफरेंस को कम करते गए, ताकि अगर एक प्लॉट करोड़ रुपए का होता था तो उसकी ऑफिशियल वैल्यू 50 लाख होती थी, तो जो टैक्स लागू होता था वो 50 लाख की बेसिस पे होता था। तो अब डिफरेंट जगहों पे मुल्क में बतदरीज पिछले 3-4 साल में उन्होंने कलेक्टर वैल्यू को बढ़ाया है। अब जब वो एक सर्टेन लेवल पर आ गई है, और इस वक्त एज यू कैन सी के ग्रोथ के बहुत ज़्यादा आइडियाज इस वक्त सामने नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी है जो एक्सपेक्टेड थी। जो एक्सपेक्टेड था कि सर्विसेज सेक्टर लेड ग्रोथ होगी, या ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स रिलेटेड जिस तरह की ग्रोथ आएगी, वो नहीं आई है। सो गवर्नमेंट इज इन अ वे रिवर्टिंग टू एन ओल्ड ट्रिक कि ठीक है, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस पे, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन को ईज करो, और यहाँ से इसका जो ट्रिकल इफेक्ट होगा, एज मुताहिर सेड, सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगा, लकी का सीमेंट बिकेगा, अमरेली का सरिया बिकेगा, पाकिस्तान केबल की तार बिकेगी, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का के पाइप बिकेंगे, रानी ग्लास, तारे ग्लास का शीशा बिकेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पूरी इकोनॉमी इससे कैटलाइज हो जाएगी। सो आपने दो चीज़ों का आपने कहा आईटी एक्सपोर्ट्स की बात की थी। हम आईटी एक्सपोर्ट्स से अगर उसमें तो फिलहाल अगर हम उस पर आते हैं, दो चीज़ों में मैं बात करना चाहूँगा। एक आईटी एक्सपोर्ट्स की, जो कि बजट से पहले अगर आपको याद हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा शोशा हो रहा था काफ़ी, क्योंकि फ्रीलांसर इनकम की टैक्सेशन के रूल्स को चेंज करने की बात एटलीस्ट तजवीज़ की गई थी वो। मगर अभी आईटी एक्सपोर्ट्स के जो पिछले कई सालों से सब बेसिकली कंसेशनरी रेट के ऊपर है, 1% के अगर आप पीसेब मेंबर नहीं हो, और अगर 0.25% अगर आप पीसेब मेंबर हो, तो वो तो अगले 3 साल के लिए इन्होंने आगे बढ़ा दिया। 3 साल तक तो यही रेट चलने वाला है। लेकिन साथ साथ कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर एक टैक्सेशन का निज़ाम, जो कि बजट से पहले इन्होंने मुतारिफ कराया था, लेकिन उसमें 1% विद होल्डिंग की बात की गई थी। इस दफ़ा इन्होंने बजट में कहा है कि उसको 5% विद होल्डिंग पे ले जाएंगे। तो जुनैद, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा, और ये चलेगा किस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकम जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से भी समझ में आता है, जो कि फाइनेंस बिल से भी थोड़ा समझ में आता है, वो पे आउट्स के ऊपर बात हो रही है। वो इनकम पे किस तरीके से अप्लाई होगी, और किस तरीके से फिलहाल इस वक्त मिक्स होता भी क्या है? देखिए, मिक्स एक तो प्लेटफॉर्म इनकम होती है, जो लेट्स से अगर आप कोई यूट्यूब वगैरह पे क्रिएटर हैं, या एक्स पे टेक्स्ट बेस्ड क्रिएटर हैं, या इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो एक तो जो आपकी वहाँ से इनकम आती है वो डिपेंड करता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इट इज़ कंसिडर लोअर वैल्यू मार्केट, का जो उसमें एड सेल्स होती हैं वो कम वैल्यू प्रोडक्ट्स की होती हैं। अगर आपका कंटेंट बाहर ममालिक में देखा जाता है तो नेचुरली आपकी इनकम ज़्यादा उसमें बढ़ जाती है। इसमें जो मेजर चंकी इनकम होती है
प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो कुछ टीवी चैनल्स के जो ड्रामा होते हैं वो जब यूट्यूब वगैरह पे लगाए जाते हैं उससे होती है, या कुछ हैंडफुल जो मेजर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते हैं जिनकी बहुत मिलियंस में फॉलोइंग होती है। इसके अलावा जो रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं वो भी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग होती है। सो वी विल सी के आई थिंक जो फाइनर प्रिंट्स में इसकी डिटेल्स आएंगी, बट जो हाई लेवल पर जो मैं कमेंट इस पे करूंगा, वेदर लेट्स से आईटी सेक्टर उन्होंने अच्छा किया कि उनको 3 साल के लिए बता दिया कि हम आपको तंग नहीं करेंगे। कहते हैं इफ इट एंट ब्रोक व्हाई फिक्स इट। ये जो अर्ली स्टेज की इंडस्ट्रीज हैं इनको तंग नहीं करना चाहिए, और जो बड़े हाथी और शेर धन बनाते फिर रहे हैं बगैर टैक्स पे किए उनकी तरफ जाना चाहिए, बिकॉज वहां पर एक बड़ा टैक्स इवेडर या एक बड़ी सर्विस इंडस्ट्री जो टैक्स नहीं दे रही या एक रिटेल सेक्टर जो टैक्स नहीं दे रहा, उससे अगर आप सही तरह से कलेक्ट करें चंद 100 प्लेयर्स से, दैट इज मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स इन दी स्मॉल इंडस्ट्री। और आईटी पे सिर्फ एक मैं कमेंट जरूर करूंगा, वो ये कि अगर हम आईटी की ऑफिशियली $1 की एक्सपोर्ट देखते हैं तो वो टिपिकली होती $2 की है या $3 की है। अब सब बाहर अकाउंट्स खोल लेते हैं, बाहर कंपनी बनाते हैं, बाहर इनकम रिसीव करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो एक दफ़ा डिक्लेयर की कल को बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट्स लगेंगे। दूसरा, लोग फॉरेन एक्सचेंज को मुल्क से बाहर ही रखते हैं, क्योंकि एक दफ़ा अगर वो पैसे मुल्क में ले आए तो उसको ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक के आईटी एक्सपोर्ट की जो टैक्स रेट है उसको फिक्स रखने के बावजूद जो फ्रीलांसर्स हैं, जो आईटी की कंपनीज हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं बड़े टेक्सटाइल रिलेटेड, इनके लिए एक एफएक्स स्कीम आनी चाहिए कि ये जितना पैसा आप मुल्क में लाएं उतना पैसा विदाउट क्वेश्चन बाहर लेके जा सके। दिस विल नॉट ओनली सॉल्व सम ऑफ योर टैक्स प्रॉब्लम्स बट विल आल्सो सॉल्व द एफएक्स प्रॉब्लम। बट कमिंग टू एन एक्साइटिंग इंडस्ट्री, मुताहिर, ऑटो सेक्टर जो है वो 30-40 साल तक 3 कंपनीज थी जापानीज, फिर 2 कोरियन प्लेयर्स आए, और अब एक बाजार में बिल्कुल गर्मी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। हर महीने नए मॉडल्स आ रहे हैं एंड बड़ी उस पर एंटिसिपेशन थी कि इसके टैक्सेशन, ऑटो सेक्टर की टैक्सेशन में क्या होगा। सो वुड लव टू हियर व्हाट हैपेंस देयर। तो अच्छा, ईवी का ऑब्वियसली पिछले कुछ अरसे में अगर रोड पे ही हम जाके देख लें, पाकिस्तान में ईवी की जर्नी थोड़ी सी इन्वर्टेड शुरू हुई थी कि सबसे पहले महंगी गाड़ियां आई थी, ई ट्रॉन्स एंड ऑल। अब लेकिन हमें सड़क पे, आई वुडंट कॉल देम अफोर्डेबल बट स्टिल मोर रीजनेबल गाड़ियां अब आना शुरू हो गई हैं। BYD अपनी फैसिलिटी लगा चुका है। तो एक अभी तक सब जो है वो ईवी में इंपोर्ट्स के ऊपर ही ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। तो 1% का एक कंसेशनरी रेट चल रहा था। और बाय द वे मैं इसमें एक डिस्क्लेमर अगेन ऐड करता चलूं कि ऑटो पॉलिसी आएगी तो सूरत हाल और वाजे हो जाएगी। अभी जो है बजट में बहुत गिनती की चीज़ें सामने आई हैं हमारे पास, लेकिन जो 1% का 1 साल के लिए अगले सेम रिजीम रख दिया गया है। जहाँ पे जो थोड़ा सा फर्क आया है वो ये आया है कि जो महंगी ईवीज हैं 2 करोड़ से 3 करोड़ के दरमियान, उस पर फेड लगा दिया गया है, और जो 3 करोड़ से ऊपर की ईवी है उसके ऊपर 40% फेड लगा दिया गया, तो और ज़्यादा फेड लगा दिया गया। तो बुनियादी फर्क वहीं पे आया है, और यही सेम चीज़ जो है आपके पास अप्लाई होती है अक्रॉस गाड़ीज। बाय द वे दिस इज फॉर SUVs इन जनरल बाय प्राइस रेंज। तो उन्होंने, क्योंकि ईवी के अंदर सीसी का तो हिसाब होता नहीं है, तो ये ब्रॉडर मूव है टू डिस्करेज हायर एंड कार्स और उनके CBUs स्पेसिफिकली। तो जो पूरी की पूरी बनी बनाई गाड़ी कोई मंगवा रहा है वहां से, उसके हवाले से है। लेकिन जहां तक ईवी की आपकी, जिसे हम लोअर एंड कह सकते हैं या मिडिल रेंज ईवीज हैं, उनके लिए स्टेटस को 1 साल के लिए मेंटेन किया गया है। और अगले साल मेरे ख्याल में जब ऑटो पॉलिसी फाइनलाइज हो जाएगी तो फिर बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्या इरादा है। इट मेक्स सेंस, क्योंकि जनरली तो ईवी की प्रोलिफरेशन हम इज इन अ वे गुड फॉर पाकिस्तान, बिकॉज हमारा जो फ्यूल का इंपोर्ट बिल होता है सिर्फ आई थिंक पिछले साल 12-12.5 बिलियन डॉलर का तो इंपोर्ट बिल
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ही था। सो उसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स, छोटी इलेक्ट्रिक कार्स की प्रोलिफरेशन हो, बसेस की प्रोलिफरेशन हो, आई होप उसके लिए कोई खास ये पॉलिसी है। एंड देन इट ऑल्सो मेक सेंस कि जो हायर इनकम सेगमेंट है, जो लग्जरी व्हीकल आ रहा है, which is a drain on imports effects, वो ठीक है, वो वहाँ पे करें। और उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो कैश पर ये गाड़ियाँ मंगा रहे होते हैं, वो टैक्स फाइलर नहीं होते, टैक्स पेयर नहीं होते। So this is an indirect way of collecting tax. So as long as they're not disrupting the wider revolution, खास तौर पे आगे जाके जो टू व्हीलर में एक्सपेक्टेड है, and as long as there is incentives for charging facilities, तो ये एक अच्छा ट्रेंड चल सकता है। आई थिंक सेहत साथ के में हवाले इन्होंने से Go ahead. साथ में इन्होंने 8 अरब ईवी की इंसेंटिव स्कीम के लिए भी रखे हैं, जो हुकूमत मुख्तलिफ स्कीम्स लेकर आ रही होती है ईवी के हवाले से। अक्सर वो टू व्हीलर्स में होता है, तो उसके लिए भी 8 अरब रुपए इन्होंने ईयर मार्क किए हैं। तो बस मैं ये एक ऐड करना चाहता था। बिल्कुल। एंड आई गेस इसके बाद इसके अलावा ई सिगरेट्स पर जो है वो टैक्स को 65% से बढ़ाया गया है, और मजीद भी बढ़ा दें तो आई एम श्योर इट इज़ फाइन। दिस इज़ नॉट दिस इज़ अ दिस इज़ अ सिन टैक्स, दिस इज़ अ हेल्थ टैक्स। सो आई मीन अनलेस यू हैव एनी अदर कमेंट ऑन इट, इट I mean, no, it has become a serious import bill, to be fair. मगर इसमें तो इतना कुछ खास नहीं है। जो बस पे आई थिंक हम एक पॉइंट जो कि शायद हम लोगों ने अभी तक जिक्र नहीं किया, जो कि मेरे नज़र से देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, शायद इतना बड़ा नहीं मगर इंटरेस्टिंग मूव है। वो ये है कि जो पेमेंट्स, कार्ड पेमेंट्स के हवाले से टैक्सेशन रिजीम में थोड़ी सी बेहतरी आई है। तो विदहोल्डिंग टैक्स जो है, अगर कोई पाकिस्तानी कार्ड आप नॉन पाकिस्तान रजिस्टर्ड मर्चेंट पे इस्तेमाल करते थे, अब वो अमेजोन हो या क्लॉड हो या वो कोई भी और हो, उस पे आपका एक अच्छा खासा प्रीमियम आपको अदा करना पड़ता है, क्योंकि आप उसमें एक फेड दे रहे होते हैं, उसमें एफएक्स के चार्जेस दे रहे होते हैं, आप विदहोल्डिंग टैक्स दे रहे होते हैं। तो उसमें विदहोल्डिंग का जो कंपोनेंट था वो 5% था, जो कम करके 0.5 कर दिया गया है। और मैं इसको अगर सिर्फ थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करूं, दो तीन जो ब्रॉडर, एक तो करंट नंबर्स में अगर हम देखें तो कोई 62% जो है, 63% जो है, जो पाकिस्तानी कार्ड से स्पेंड हो रहा था वो पाकिस्तानी मर्चेंट्स पे नहीं हो रहा था। वॉल्यूम्स के अंदर, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में वो इंटरनेशनल मर्चेंट्स का शेयर लोकल कार्ड स्पेंडिंग पे कोई 58% था। अच्छा, ये तो सिर्फ वो है जो कि कार्ड के ऊपर, पाकिस्तानी कार्ड पे हो रहा है, जो कि बिहाइंड द सीन्स हो रहा है हमें नहीं मालूम। जो कि आपने आईटी एक्सपोर्ट्स वाली बात भी की थी, उससे मैं लेके जाता चलूँ। अगर कोई एक बंदा है जिसकी डॉलर में इनकम है, तो वो अपने डॉलर बेस्ड एक्सपेंसेस पाकिस्तान लेकर ही नहीं आता, सब्सक्रिप्शंस नहीं लेकर आता, क्योंकि ना वो होल्ड कर सकता है उसमें पैसे, उसके बाद उसको फेड और विद होल्डिंग वगैरह और देना पड़ता है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक बेहतरी आई है। मगर ये मसला ये है कि अभी भी जो प्रीमियम है वो अभी भी अदा करूंगा मैं, क्योंकि एफएक्स रेट भी बुरा मिल रहा होगा, तो कोई ना कोई फेड का कंपोनेंट होता है, 10 से 15% का एक पेनल्टी अदा कर रहा होता है कोई भी बंदा जो पाकिस्तानी कार्ड को इस्तेमाल करके बाहर के किसी प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करता है। इसके लिए स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में कुछ रजिस्टर्ड मर्चेंट्स या कुछ ऑथराइज्ड मर्चेंट्स का एक कंसेप्ट निकाला था, मगर अभी फिलहाल वो जो उनकी जो फहरिस्त आई है वो बड़ी महदूद है, उसमें गिनती के ही नाम है। मगर इसको कम अज कम, क्योंकि दूसरा तरीका यही है कि जिसके पास मौका है वो अपने पैसे, अपने नॉन डिस्क्रेशनरी पैसे, तो वो सीधा सीधा स्पेंडिंग के, डॉलराइज्ड स्पेंडिंग के, वो बाहर लेके जाएगा। और अब फर्क ये है कि पहले जिसके पास मौका था, अब तकरीबन हर एक के पास मौका बढ़ता जा रहा है। खास तौर पे अगर आपने देखा हो कि ये क्रिप्टो या स्टेबल कॉइन बैक्ड वॉलेट्स हैं, वो बनाना निहायत ही आसान हो गया है किसी के लिए भी। तो और वो हाथ के हाथ कन्वर्जन करवा सकता है, उस पर कोई फेड नहीं है। अगर वो 7-8% के बाइंग पे महंगे रेट पे डॉलर खरीद भी रहा है, वो उसके बावजूद कम स्पेंड कर रहा है
निस्बतन जो वो लोकल कार्ड के ऊपर कर रहा होगा उसके। इसका इकलौता फायदा, बल्कि अगर शायद मैं अपने हिसाब से सोचूं तो 5% विद होल्डिंग का गया है। विद होल्डिंग एटलीस्ट मैं फाइलिंग के वक्त उसको क्लेम कर सकता था या उसको कर सकता था। तो जहाँ पे मेरे पास कुछ टैक्स सेविंग पोटेंशियली हो सकती थी वो चली गई है। आई एम नॉट सेइंग कि विद होल्डिंग होना चाहिए था, बट शायद पहले फेड या एफएक्स रिलेटेड चीज़ों पे पहले नज़र डालनी चाहिए थी और फिर शायद विद होल्डिंग पे आना चाहिए था। मगर खैर ये एक मेरी तरफ से ये एक अहम पहलू था। So, Iskupir, I guess if you were to sum this up, and maybe with Tahir, if I may start, कि the way इस बजट को अगर हम हाई लेवल देखें तो पहले तो ग्रोथ टारगेट से अगर हम बात करें तो इस साल तकरीबन 3.7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अगले साल 4%। So this is not a massive growth year, and the levers to be able to grow are not there. So एक ये stability की environment मेंटेन हो रही है। फिजिकली अगर हम देखें तो सिग्नलिंग कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से सामने आई है। ये सारे जो सिग्नलिंग है इनकी इनफरादी तौर पर अगर आप वैल्यू देखें तो वो कोई मैसिव नहीं है, पर मिसाल के तौर पे पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट की सैलरीज को बहुत मेजर परसेंटेज से बढ़ाया गया था, इस दफ़ा 7% से बढ़ाया गया है। सो इन अ वे इट इज सिग्नलिंग के वहाँ पर जो एक्सपेंसेस की फर्दर अप्रूवल है उसको थोड़ा स्लो किया जा रहा है। फिर सैलरी क्लास पे स्पेशली जो पूरा उसका मिडिल सेक्शन है, जो एक बल्क ऑफ पाकिस्तान मिडिल एंड अपर मिडिल इनकम एंड हाई पोटेंशियल जो हमारा टैलेंट है, जो जिस पे ज़्यादा टैक्स लगता है तो बाहर भी चले जाता है, उसको आपने सिग्नल दिया है कि हम कर रहे हैं और आगे जाके भी कोशिश करेंगे कि कम करें। टैक्स नेट को वाइडन करने के लिए रिटेल के लिए एक एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट एक सिंपल स्कीम लाए हैं। उसमें उन्होंने टैक्स रेट को कम रखा है, उन्होंने कंप्लायंस को आसान बनाया है, ऑडिट वगैरह को कहा है कि वो नहीं होगा उस तरह से अगर कंप्लाई करें। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ मैसेजिंग कि अब हमने टैक्स नेट को वाइडन करना है, इवन इफ इट स्टार्ट्स स्लोली। फिर जो सब्सिडी, आई थिंक एक हम ये बात करना शायद हमने मिस कर दी कि पावर सेक्टर पे जो अब आपके बिल में बताया जा रहा है कि आपकी कितनी सब्सिडी इस टोटल बिल में है, एंड मूविंग फॉरवर्ड आप अगर वो सब्सिडी क्लेम करना चाहते हैं तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जाकर उसको मांगना पड़ेगा। अगेन हमने पाकिस्तान अकाउंटिंग में बहुत ये बात की है कि सब्सिडीज जो हैं जब इनडायरेक्ट होती हैं तो भी अमीर को फ़ायदा होता है, और जब टैक्स भी इनडायरेक्ट होता है तो गरीब का नुकसान होता है। तो ये डायरेक्ट सब्सिडाइजेशन प्रोग्राम बनाना आई थिंक, और ये भी उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर में आई थिंक कोई तकरीबन 100 अरब या उससे कुछ कम की सेविंग इससे आएगी। दिस अगेन इज अ पॉजिटिव स्टेप कि फ्यूचर में ऑयल की सब्सिडी हो, हाउसिंग की सब्सिडी हो, एजुकेशन की सब्सिडी हो, वो डायरेक्टली दी जा सके। आई सी दैट एज अ पॉजिटिव। प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में 3 कंपनीज को रखा गया है, दैट अगेन इज अ पॉजिटिव। एंड एज यू सेड के ऑन अ टेक्नोलॉजी फ्रंट, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट सेक्टर को तंग नहीं किया गया, कुछ छेड़ा नहीं गया, और जो कार्ड पेमेंट्स होती हैं फॉर टेक्नोलॉजी बिजनेसेस, सर्विसेज बिजनेसेस, फॉर चाहे वो गूगल है चाहे क्लाउड है, उस पर भी थोड़ी सी ईज की गई है। सो आई थिंक गवर्नमेंट के पास इस वक्त ऑप्शंस कम है टू डू एनीथिंग इंटरेस्टिंग। So they've not done anything drastic, but they have done a few positive signals. And one that I missed is including जो CVT reduction या abolishing, and then कुछ हद तक super tax की भी जो छूट है, वो भी एक सिग्नलिंग है टू द लार्जर फॉर्मल सेक्टर कि अब आप आए और इन्वेस्ट करें, हम आपको आगे फ्यूचर में ईज देंगे। वुड लव योर थॉट्स एंड बताएं। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक 2 से 3 चीज़ें, राइट। हम लोग पिछले कई सालों से ऑब्वियसली एक डीपनिंग देख रहे थे ऑफ टैक्स नेट, बट हम ब्रॉडनिंग नहीं देख रहे थे। और आई थिंक जो मेन सिग्नल ये है कि ऑब्वियसली डीपनिंग जो है 1 साल में या 2 साल में ख़त्म नहीं हो जाएगी, और ब्रॉडनिंग जो है 1 साल या 2 साल में मुकम्मल नहीं हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर डीपनिंग को कम किया जाए, जिसमें डीपनिंग में आपके पास 2 से 3 सैलरीड क्लास, ऑब्वियसली उसका एक पहलू था जिसमें रेट्स बहुत ज़्यादा थे। दूसरा जो है आपके पास हम एडवांस टैक्स की मद में, और वो ब्लैंकेट टैक्सेस हैं,
वहाँ पे अभी फ़िलहाल ऑब्वियसली पावर एंड ऑल उसमें तो इतना कुछ नहीं होगा, बट दूसरा जो आपके पास तीसरा जो आता था वो कॉर्पोरेट था, विच वाज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। बैंकिंग मिसाल के तौर पे उसमें कोई बदला नहीं है, मगर बैंकिंग कोई इस वक्त 54-55% अपने मुनाफों का टैक्स की सूरत नज़र कर देती है। इन्होंने निस्बतन बैंकिंग में हायर टैक्स रेट पिछले साल 2024 के मुआहदे के बाद हायर टैक्स रेट निगोशिएट किए गए थे। तो फॉर्मल के अंदर ये मसला हद से ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ रहा था, जिसकी वजह से फॉर्मल की जो आप कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग कह सकते हैं, वो अक्रॉस अक्रॉस सेगमेंट्स नज़र आती थी। दूसरी तरफ तो अभी सिग्नल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी कम होगी। जैसे मिसाल के तौर पे 8% हो गया सुपर टैक्स 500 मिलियन से ऊपर वाली कंपनीज में, शायद ये वक्त के साथ साथ और कम होता जाएगा। और दूसरी तरफ जो है रिटेल की कंट्रीब्यूशन अभी या अगले साल तो कोई ख़ास, अगर बिलियन ऑफ रुपीज़ में देखें तो गिनती के बिलियन ऑफ रुपीज़ होंगे, मगर उससे एक ड्राइव शुरू होगी और एक किसी हद तक एक्सेप्टेंस शुरू होगी, जो लगता है कि उनका, जिसके ऊपर ये भी उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ और तीसरी जो मुझे लगता है कि एक पहलू ये है कि आईएमएफ प्रोग्राम ख़त्म हो, अब मतलब 1 साल और रह गया, 1.25 साल आईएमएफ प्रोग्राम का है। तो बजट का ग्रोथ इंजन है वो एक पहले बजट में शायद, आई मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अगले साल ही बजट लेकर आए, बट अगले साल उनका पूरा बजट नहीं होगा। जो भी हुकूमत होगी वो उसका बजट नहीं होगा, क्योंकि वो आईएमएफ प्रोग्राम सितंबर में ख़त्म होगा बाय द टाइम इट गोज़। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैवियाट कि हुकूमत बेसिकली अब उसकी भी एक टाइम हो, उसकी ज़िंदगी है, उसका एक दौर है। उस दौर में वो जनरली पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में देखा है कि जैसे ही हुकूमत करीब आता है, उसका वक्त करीब आता रहता है, तो स्पेंडिंग जो है निस्बतन थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ जाती है, एक नज़रिया बदल जाता है। ऑस्टेरिटी शुरू में आते हैं तो पाकिस्तान में कि हम ये करेंगे, ये मसाइल थे, हम ऐसे सही करेंगे, हमें कुछ वक्त दे दिया जाए, बट वो 2 से 3 साल के बाद वो वक्त हो जाता है। तो आवाम को भी कोई एक और बिजनेसेस को भी एक कम अज़ कम सिग्नल जो चाहिए होता है, हम बार बार इसी लफ्ज़ पे आ रहे हैं कि एक सिग्नल चाहिए होता है कि क्या अब उस तरफ रुझान है या नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ रुझान का इजहार किया गया है, जो उसके एक्चुअल इम्पैक्ट आएंगे फिस्कल, वो आते आते काफ़ी वक्त लगेगा। कुछ कमियां बेशियां, या मतलब आप उसको कह लें कि सेम ओल्ड स्कीम्स, जो ऑब्वियसली रियल एस्टेट बीइंग द वन, वो शायद एक मनफी पहलू होगा मेरे मेरे लिहाज से, कि कुछ अर्से पहले एक डॉन में खुर्रम हुसैन ने इसके ऊपर लिखा भी था कि कुछ नया नहीं आ रहा। मतलब प्रॉब्लम इज नॉट कि एटलीस्ट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पहले ख़राब होती थी या अच्छी होती थी, वो एक अलग बहस है, मगर कोई ना कोई नई स्कीम बनाते थे टू समहाउ स्पर ईदर मोर डॉलर इनफ्लोज या फिर मोर इन्वेस्टमेंट इन पीक बाय लोकल इंडस्ट्रीज। अब वो टर्फ की सूरत हो जाए, वो किसी उसके नुकसान एक तरफ, मगर कुछ ना कुछ एक नया आता था। अभी फिलहाल विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग कि इन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन को अभी तक अबैंडन नहीं किया है। उसको साथ लेते हुए जो मुमकिन हो रहा है वो ये कर रहे हैं। मगर क्या इन चीज़ों से फिस्कल डिसिप्लिन, आई थिंक मेरा आखिरी एक सवाल आपके लिए होगा कि आपको लगता है कि रियल एस्टेट के ऊपर जो हमने बात की, उससे हमने माजी में देखा है कि एटलीस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे उसका बहुत जल्द ही असर होता है, क्योंकि फ्यूल की रिक्वायरमेंट अक्सर बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल कोई 70-60-70% तक इंपोर्ट डिपेंडेंट होता है, वो बढ़ जाता है। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आई थिंक वही वाली बात है कि फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा रहा है और सिग्नलिंग जो है वो दी जा रही है कि मूविंग फॉरवर्ड
जो फॉर्मल सेक्टर है उसको रिलीफ दिया जाएगा। और इस वक्त जो ओल्ड ट्राइड टेस्टेड एक गवर्नमेंट की ट्रिक होती है कि ग्रोथ लाने के लिए रियल स्टेट को थोड़ी खुली छूट दी जाए, चाहे उसमें एफएक्स का लो इम्पैक्ट क्यों ना आ जाए, तो वो आपको जो रिजर्व्स बिल्ड किए हैं उसको इस्तेमाल करके वहाँ से कुछ ग्रोथ हासिल की जाएगी। उसमें प्रॉब्ली ट्रेड डेफिसिट आपका हर्ट करेगा। एंड आई गेस मे बी शायद इनकी कुछ उम्मीद हो कि ये जो डिफेंस सेल्स हैं जिसको इस तरह से अभी कैप्चर नहीं किया गया वो कुछ हद तक मटीरियलाइज हो जाए। बट बिसाइड्स दैट दिस लुक्स लाइक अ प्रीटी, एज और वी दूसरी, सेड। ट्रेड खराब भी हो करंट के अंदर जो अभी पिछले 2 महीने में तो काफी 4 अरब से ऊपर पे आ रहा है। ऑब्वियसली कितना सस्टेनेबल है नहीं है वो वक्त ही बताएगा, मगर नंबर्स तो बढ़ गए हैं, तो करंट की साइड से, करंट के एंड पे तो एटलीस्ट इट फील्स के रेमिटेंस विल कवर एज ऑलवेज। They're probably seeing कि थोड़ा सा रूम है, तो ये एक ट्राई टेस्टेड ओल्ड ट्रिक इन द बुक है। कुछ हद तक कलेक्टर वैल्यू इतने सालों में बढ़ाई है और ट्रांजैक्शंस रुकी हुई हैं, तो चलो अब ट्रांजैक्शन टैक्स कम करके इस हायर कलेक्टर वैल्यू पर थोड़े रियल एस्टेट के काम को चलने देते हैं, चाहे कुछ इनपुट जो हैं वो इंपोर्ट से क्यों ना आए। सही, आई थिंक हम लोगों ने हर चीज कवर कर ली है, एटलीस्ट जो अहमियत रखती थी हमारे हिसाब से। इसमें जो चीजें हमने वक्त के साथ साथ, अभी फाइनेंस जब ये पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी फाइनेंस बिल को, तो कुछ चीजें इधर उधर बदलेंगी। हो सकता है जो जो इन्होंने अभी स्पीच में कहा हो सब कुछ नहीं अप्रूव हो, मगर लार्जली पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से more or less it remains the same, unless revised mini budget की तरफ जाते हैं, जो कि अभी नहीं लगता। तो जुनैद, any final thoughts? No, I think you captured it well. Thank you so much.